हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पर। आज हम भारत की लोकतंत्र डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। चैप्टर 10 डेमोक्रेसी इन इंडिया। भारत में लोकतंत्र। चिल्ड्रन टेक आउट अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर एंड पेन। मैम, व्हाट आर वी गोइंग टू? टुडे ऑल of you have to vote for a class monitor. Write the name of the person of your choice on a piece of paper, then fold that paper and give it to me. This will be your vote. Now I will open all your chits and the one who get the highest number of votes will become a class monitor. This process is called election. We choose our leaders in India and many other democratic countries through election. What is an election? What is its role in a democratic government? यही इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। यहाँ फर्स्ट पेज में देख सकते हैं, मैम ने सारे बच्चों को बोला है कि वो अपने पेपर एक छोटी सी चिट बनाएं और उसमें एक किसी का नाम मेंशन करें। जो मेंशन क्यों करेंगे वो कि उनको क्लास का मॉनिटर किसको देखना है। मान लीजिए मैडम ने दो बच्चों को बताया कि ये दोनों बच्चे क्लास के मॉनिटर बन सकते हैं, तो आप इन दोनों में से जिसे पसंद करते हैं उसका नाम डाल दें और फिर मैडम उनको काउंट करेंगी और जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो बच्चा जो है वो क्लास का मॉनिटर बन जाएगा। यहाँ पर एक ये चार्ट दिया हुआ है। इस चैप्टर में जितने भी चार्ट हैं उनको मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कराऊंगी ताकि आप उसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। इंडिया अ डेमोक्रेसी, भारत एक लोकतंत्र। अ गवर्नमेंट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज एंड टेकिंग केयर ऑफ द अफेयर्स रिलेटेड टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड. इंडिया हैज़ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. लेट्स अस read about some special feature of a democracy that have made it the most popular form of government in the world. भारत में डेमोक्रेसी है, जैसा कि हम सबको पता है। अब डेमोक्रेसी क्या होता है तो देखिए, गवर्नमेंट जो होती है वो कुछ लोगों की एक ग्रुप होती है जो क्या करते हैं, लॉज मेकिंग करते हैं, कानून बनाते हैं और रक्षा करते हैं लोगों के हितों की। भारत में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, यानी यहाँ के लोग अपनी सरकार को खुद चुनते हैं, वोट के थ्रू चुनते हैं। जैसे आपको पता होगा कि लोकसभा के लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, यानी लोकसभा और स्टेट असेंबली के इलेक्शन होते हैं। जैसे अभी दिल्ली में इलेक्शन हुए तो वहाँ आम आदमी पार्टी आई, ये स्टेट लेवल की पार्टी है, और केंद्र में सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी आए यानी बीजेपी आई। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है कि डेमोक्रेसी को प्रेफर करते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ लोगों को अधिकार होता है अपनी इच्छा अनुसार व्यक्तियों को चुनने के लिए। अब इसकी क्या खासियत है वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के विशेषताएं। राइट ऑफ द पीपल टू इलेक्ट देयर लीडर्स, लोगों को राइट होता है, अधिकार होता है अपने लीडर्स को, नेताओं को चुनने का। डेमोक्रेसी इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव बाय वोटिंग इन इलेक्शन। वोट द्वारा, चुनाव द्वारा लोगों को यह अधिकार होता है लोकतंत्र में कि वे अपने प्रतिनिधि स्वयं चुने। All citizens of India who are 18 years and above have the right to vote. जितने भी भारत के नागरिक हैं, सिटीज़न मतलब नागरिक हैं जो भारत में रहते हैं, पैदा हुए हैं, वो जब 18 साल के हो जाते हैं तो उनको ये अधिकार मिलता है कि वो अपना वोट दे सकते हैं, यानी मतदान कर सकते हैं। इट इज़ नोन एज यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वयस्क मताधिकार। राइट ऑफ द पीपल टू एक्सप्रेस देयर व्यू ऑन द पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। लोगों को अधिकार होता है लोकतंत्र में कि वे सरकार की नीतियाँ अच्छी हैं या खराब हैं उनके बारे में बात करें और अपने विचार रखें।
डेमोक्रेसी अलाउज पीपल द राइट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग। लोगों को अधिकार है कि वे अपने विचारों को प्रकट कर सकें। विदाउट फियर, दैट इज दे हैव द फ्रीडम टू ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बिना किसी डर के ये उनका अधिकार है बोलने का और अभिव्यक्ति का। बोलने का मतलब कि अगर आपको मान लीजिए सरकार का कोई रूल पसंद नहीं आया तो आप उसके लिए विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। विरोध प्रदर्शन का मतलब है कि आप गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को नहीं जलाएं, उसके अलावा शांतिपूर्ण तरीके से आप उनको ज्ञापन दे सकते हैं। ज्ञापन का मतलब होता है एक रिटर्न में आप बता सकते हैं कि हमें आपकी ये नीति पसंद नहीं आई या इसमें ये कमियां हैं, इसको दूर कीजिए। तो सरकार क्या करेगी, उसको संज्ञान में लेगी। संज्ञान में लेने का मतलब कि उसको अपने पास रखेगी, रीड करेगी और फिर ये कोशिश करेगी कि जो आपने बातें बताई हैं क्या वो सही है या नहीं है। जांच के बाद अगर वो बात सही निकलती है तो वो उसके लिए उसको मॉडिफाई करके उस पर कानून बना सकती है। इक्वालिटी एंड जस्टिस, समानता और न्याय। डेमोक्रेसी इज़ कमिटेड टू इक्वालिटी एंड जस्टिस। लोकतंत्र विश्वास करती है, कमिटेड है यानी प्रतिबद्ध है। प्रतिबद्ध होने का मतलब होता है कि रिस्पॉन्सिबल है वो उसके लिए कि लोगों में समानता हो और लोगों को न्याय मिले। इन अ डेमोक्रेसी ऑल पीपल आर कंसिडर्ड इक्वल। लोकतंत्र में सभी लोगों को एक समान होने का अधिकार है या एक समान समझा जाता है, क्योंकि सभी लोगों को क्या है, वोट एक ही देने का राइट है। ठीक है ना। कोई ऐसा नहीं है कि कोई आदमी अमीर है तो वो 2 वोट डाल के आ जाएगा, नहीं, वो भी एक ही वोट डालेगा। एक गरीब आदमी है जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है, उसको वोट डालने का राइट है, तो वो एक ही वोट डालकर आएगा। तो ये क्या है, ये इक्वलिटी है। इन एडिशन ऑल लॉज इन अ डेमोक्रेसी मस्ट बी फेयर टू द पीपल ऑफ द कंट्री। और इसी के साथ में इन एडिशन कि सारे के सारे जो भी कानून बनाए जाते हैं वो समान रूप से लागू होते हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। और वो किससे मिलते हैं, आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कमिटेड हैं, यानी उसकी जो गारंटी है वो आपको आपके संविधान से या कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन और हिंदी में संविधान कहते हैं। संविधान एक रूल बुक है। ठीक है, अभी आगे हम इसमें पढ़ते हैं। The United States of America is one of the largest democracies in the world. Abraham Lincoln, in 16th President of the United States of America, defined democracy as a government of the people, by the people and for the people. ये इनकी बहुत फेमस कोटेशन है। जब भी डेमोक्रेसी की लोकतंत्र की बात होती है तो लोग अक्सर यही कहते हैं, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन लोकतंत्र कहलाता है। मतलब बनाने वाली भी जनता है और जिसको चुना है वो भी जनता में से ही आते हैं, और वो किन के लिए कानून बनाते हैं, वो जनता के लिए ही कानून बनाते हैं। तो ये हो गया गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। इंडिया हैज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विच कंटेन्स द रूल्स एंड सर्टेन आइडियाज दैट डिफाइन द स्टेट ऑफ इंडिया and give it a special character. It also contains the law on how India is to be governed. India is a land of diversity and therefore one central government cannot govern the entire nation. The Indian Constitution has adopted a federal structure, which means the Constitution of India provides for a government that work through 3 levels: central level, state level and the local self government. Second para है, the power is shared between the union, also called central government, and the state government. The Constitution of India is the source of power for both the governments. ठीक है। अब देखिए हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, मैंने अभी बताया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मीन्स रूल बुक। अ रूल बुक हाउ टू गवर्न द पीपल इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। लोगों को शासित करने का नियम या नियमावली की किताब जो है वो ही संविधान है। उसमें बताया है कि किसके क्या अधिकार हैं। सरकार है तो सरकार के क्या अधिकार हैं, एक आम नागरिक है आपके हमारे जैसे, उसके क्या अधिकार हैं। और अगर स्टेट में और सेंटर में, केंद्र में और राज्यों में किसी तरह का विवाद होता है उनकी शक्तियों को लेके, उनकी पावर्स को लेके, तो उस समय पे
क्या प्रावधान या क्या नियम फॉलो किए जाएंगे, कहाँ केंद्र शक्तिशाली है और कहाँ राज्य शक्तिशाली है। देखिए, इस सबको समझाने के लिए मैंने आपको जैसे पहले बोला, ये जो चार्ट आपका इसमें दे रखा है, ये ट्रायंगल बना रखा है, इसमें 3 तरह की गवर्नमेंट बताई है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये क्या है, इनमें क्या फ़र्क होता है, ये सब मैं आपको नेक्स्ट उसमें वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सेकंड पैरा में इसने कहा कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अडॉप्टेड अ फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है संघ प्रणाली। संघ प्रणाली का मतलब होता है कि केंद्र में एक शासन है। देखिए, जो लोकसभा है, लोकसभा और राज्यसभा 2 असेंबली में 2 पार्ट हैं संसद के या पार्लियामेंट के। लोकसभा लोअर हाउस है। लोकसभा में बैठे लोग कौन चुनता है? हम चुनते हैं। हम यानी लोकल सिटीजन ऑफ इंडिया। और राज्यसभा में जो लोग भेजे जाते हैं या लोग राज्यसभा में जो चुनकर आते हैं वो स्टेट की स्टेट असेंबलीज चुनती हैं। फ़र्क समझिए, एक में हमारी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है और दूसरे में जो राज्यों में बैठे लोग हैं, राज्यों की प्रतिनिधि सभा में बैठे लोग हैं, वो अपने में से लोग चुनकर यहाँ भेजते हैं। ठीक है। सेकंड चीज़ इसमें बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपको शक्ति देती है कि आप किस तरह से काम करेंगे। 3 लेवल पे काम होते हैं, केंद्र पे, राज्य में और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर आपकी पंचायतें आती हैं। ठीक है। पंचायतों का काम क्या है? जैसे पंचायतें राज्य की व्यवस्था देखती हैं। हर पंचायत, हर गांव में पंचायत होती है। जैसे आप किसी जगह रहते हैं तो वहाँ 50 गांव हैं और 50 गांव में 50 लोग पंचायतें होंगी। 5 सरपंच होंगे, 1 सरपंच और 5 उसके पंच होंगे, और वो वहाँ के लोकल प्रशासन को देखेंगे कि कहाँ तालाब नहीं है, तालाब बनाया जाए, कहाँ खाने पीने की सुविधा नहीं है, स्टोरेज करनी है, या खलिहान होता है प्लेन जगह जहाँ अनाज काट कर रखा जाता है, उसको स्टोर करने के लिए, उसको बेचने के लिए बाज़ार है या नहीं है, क्या किसानों को सही दाम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। सरकार की जितनी योजनाएं, जैसे केंद्र सरकार ने अभी इस समय चला रखा है कि सब लोग जो गरीब हैं, गांव में रहते हैं, जिनके घर नहीं है, टूटे फूटे घर हैं, तो उनको कुछ अमाउंट दिया जाता है और वो अपने घर बनाते हैं। तो क्या इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो गांव के हर आदमी तक पहुंच रही हैं? तो ये उस गांव के मुखिया का ये काम है कि वो ये चीज़ को मॉनिटरिंग करेगी। दैट इज़ कॉल्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, द पावर इज़ शेयर्ड बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। आपने अक्सर देखा होगा अभी करंट में राजस्थान की जो सिचुएशन है, जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीआई के लिए बोल रही है कि हम सीबीआई जांच के लिए लोग भेजेंगे, और स्टेट मना कर रहा है कि आपको ये राइट नहीं है, क्योंकि जब तक स्टेट परमिशन नहीं देगी सेंटर यहाँ पे सीबीआई जांच नहीं करा सकती किसी विषय पे। तो ये इस तरह की खींचातानी वहाँ पे चल रही है। संविधान में ये साफ साफ बता रखा है कि केंद्र कितना शक्तिशाली है और राज्य कितने शक्तिशाली हैं, वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। ये सब कुछ जो है वो बाकायदा रूल्स के हिसाब से संविधान में लिखे हुए हैं। ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। द इंडियन गवर्नमेंट वर्क्स थ्रू 3 ब्रांचेस, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये नीचे फिर से एक चार्ट दे रखा है। देखिए, लेजिस्लेचर जो होता है वो मेक द लॉ होता है, लॉ बनाना उसका काम है लेजिस्लेचर का। कंसिस्ट रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल। लोकसभा का काम है आपके जो लॉज बनाना। ठीक है। और लोकसभा और राज्यसभा दोनों इसका हिस्सा है, ये लेजिस्लेचर कहलाती है। एग्जीक्यूटिव इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड रनिंग द गवर्नमेंट। अब कानून बन गया तो उसको जो लागू करने वाले हैं वो लोग एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। इसके अंदर प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद मतलब प्रधानमंत्री की कैबिनेट और प्रेसिडेंट आते हैं। ये 2 तरह की होती है, 2 तरह की, एक परमानेंट होती है और एक टेम्परेरी या अस्थाई होती है। अस्थाई में आते हैं जिन्हें हम 5 साल के लिए चुन के भेजते हैं, और परमानेंट में होते हैं वो सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो अलग अलग फील्ड में काम करते हैं। ठीक है। एक पुलिस वाला भी एग्जीक्यूटिव है और एक लॉयर भी एग्जीक्यूटिव है, सरकारी वकील, एक एमसीडी, और जितने भी लोग आप सरकारी कर्मचारी जिसके साथ भी लग गया कि ये सरकारी कर्मचारी है वो एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, वो सरकार का एग्जीक्यूटिव है।
जुडिशरी का काम है लॉ को लागू करना। अब जैसे मानिए कि आप किसी जगह पे रहते हैं और आपके यहाँ पानी की समस्या है, आपने कई बार कंप्लेंट लिखवाई और कोई आया नहीं उसको ठीक करने के लिए। फाइनली क्या हुआ कि एक तो उन्होंने कंप्लेंट अटेंड नहीं करी और आपको एक बड़ा सा बिल भेज दिया पानी का कि आप इसे जमा कराओ, और अगर आपने जमा नहीं कराया तो आपके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी कार्रवाई या कोई एक्शन ऐसा होगा जिसमें आपको पेनल्टी लगेगी और फ़ाइन लगेगा, फ़ाइन और मतलब सज़ा लगेगी किसी तरह की। तो उस केस में गलती उनकी है लेकिन पनिशमेंट किसको मिल रही है? आपको मिल रही है। आप जुडिशरी की शरण में जा सकते हैं कि यहाँ पे मेरा जो राइट है वो ब्रीच किया जा रहा है या मेरे अधिकारों को ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि गलती इनकी है, मैंने 4 बार कंप्लेंट कराई और उसके बाद इन्होंने तो उसको ठीक नहीं किया और मेरे को अब अनऑप्शन आप बिल भेज रहे हैं। तो जुडिशरी का या जज का काम है कि वो दोनों पक्षों को सुनेगा और फिर उसके बाद एक जजमेंट देगा। ठीक है, तो ये काम है जुडिशरी का, यानी लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है कानून को लागू करना, और अगर कोई दिक्कत आती है कानून लागू करने में तो उस चीज़ का जो सुधार है वो कौन करता है? जुडिशरी करता है। आगे है लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया हैज़ 3 लेवल गवर्नमेंट: सेंट्रल गवर्नमेंट विद इट्स सेंटर एट न्यू दिल्ली, द स्टेट गवर्नमेंट विद देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल एज सीट्स ऑफ गवर्नमेंट, एंड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। 3 लेवल का या 3 स्तरीय गवर्नमेंट का सिस्टम है। एक केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिसका केंद्र कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर है, पार्लियामेंट दिल्ली में है। स्टेट गवर्नमेंट का जहाँ भी उनकी राजधानी है, जहाँ भी उनकी कैपिटल है, वहाँ पे उनका विधानसभा या स्टेट असेंबली होती है। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जैसे मैंने अभी बताया, पंचायत वगैरह। सेंट्रल गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट मेक लॉ फॉर द इंटायर कंट्री एंड मेक श्योर दैट दीज लॉज आर फॉलोड बाय ऑल। इट इज़ लोकेटेड इन दिल्ली, न्यू दिल्ली एंड कैपिटल ऑफ द कंट्री। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है वो पूरे भारत के लिए एक सा रूल बनाता है और उसको लागू करने की व्यवस्था करता है। इसका केंद्र जो है वो नई दिल्ली में है, जो कि भारत की राजधानी है। और नीचे यहाँ पे वही फ्लो चार्ट दे रखा है जिसके अंदर बताया है आपको कि किसके क्या काम है। जैसे मैंने पहले बताया, लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट, इसमें प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा आते हैं। एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल यानी मंत्री परिषद आती है। और जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आता है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? लेजिस्लेचर की लॉ बनाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जीक्यूटिव की उस लॉ को एग्जीक्यूट कराना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जुडिशरी की देखना कि अगर लागू कराने वालों में किसी तरह का कोई कन्फ्लिक्ट या विवाद है, कन्फ्लिक्ट का मतलब विवाद या झगड़ा है, तो उसको मैटर को रिजॉल्व करना जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन, द पार्लियामेंट। लेजिस्लेचर में क्या आता है? लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट आता है। द पार्लियामेंट इज़ द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सो इट इज़ द लेजिस्लेचर एट द सेंट्रल लेवल। द पार्लियामेंट इन इंडिया ऑल्सो कॉल्ड संसद consist of 2 houses, the Lok Sabha and the Rajya Sabha. The members of the both houses are known as the member of parliament or MPs. भारत की पार्लियामेंट को संसद कहा जाता है। इसमें 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का चुनाव सीधे होता है यानी जनता उसको चुनती है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो राज्यों की असेंबली के लोग उनको चुनकर भेजते हैं, यानी वो स्टेट असेंबली से डायरेक्ट आते हैं। और इन दोनों सभाओं के लोग जो हैं उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमपी कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें द यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है? द यूनियन एग्जीक्यूटिव मेक श्योर दैट द लॉज मेड बाय पार्लियामेंट आर फॉलोड बाय द पीपल. It comprises the president, the prime minister and the council of ministers. The president is the head of the executive and a part of the parliament. The president is assisted by the prime minister and the council of minister. The council of minister is a group of people chosen by the prime minister. They are in charge of different department of the government. For example, the railway minister is responsible for the proper working of the railway in our country. यूनियन एग्जीक्यूटिव के मुखिया कौन होते हैं? हमारे राष्ट्रपति। उनके अंदर प्रधानमंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री की मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद आती है। और इनका काम होता है कि प्रधानमंत्री और उनकी जो मंत्री परिषद जो कानून बनाती है
उस पर फाइनल सिग्नेचर जो है वो प्रेसिडेंट करते हैं। यानी एक तरह से समझ लीजिए कि प्रेसिडेंट जो हैं वो घर के दादाजी हैं। पापा जी जो भी उनसे सलाह मशवरा मांगेंगे और कोई एक रूल बनाने की बात कहेंगे तो दादाजी हाँ करेंगे अपने कुछ सजेशन के साथ में, अगर वहाँ पे उनको कोई परेशानी नज़र आएगी तो। ठीक है। नेक्स्ट है यूनियन जुडिशरी, यानी संघीय न्यायालय, न्याय व्यवस्था, कुछ भी कह लीजिए। द जुडिशरी इन India comprises a number of courts present in different states. The Supreme Court of India is the highest court of justice in the country and is a key part of the Union Judiciary. It consists of the Chief Justice of India and 33 other judges. 33 जजों के साथ में एक चीफ जस्टिस होता है जो सुप्रीम कोर्ट में बैठता है। सुप्रीम कोर्ट अपील की सबसे बड़ी न्यायालय है भारत में। इसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं है जिसके ऊपर आप जाके अपील कर सको। अगर किसी को फांसी की या फांसी की सज़ा मिली है यानी मृत्यु दंड मिल रखा है, उस सिचुएशन में एक फाइनल अपील जो है वो राष्ट्रपति को की जा सकती है और ये उसके विवेक पे छोड़ दिया जाता है। विवेक का मतलब उसकी इच्छा पे छोड़ दिया जाता है कि वो उनको माफ़ी करता है या नहीं करता है। वो भी काम वो तब करेगा जब प्राइम मिनिस्टर उसको सजेस्ट करेगा। एक तरह से देखा जाए तो भारत का प्रेसिडेंट जो है वो एक रबड़ स्टैम्प है जिसको प्रधानमंत्री के कहे हुए काम पे ठप्पा लगाना ही होता है कि हाँ ये ठीक है। उस पे वो अपने सजेशन दे सकता है, कुछ दिन उस बिल को रोक सकता है, लेकिन वो उस बिल को पास करने से मना नहीं कर सकता। ये राइट प्रेसिडेंट के पास में नहीं है। भारत के सुप्रीम कोर्ट जो है वो कुछ मैटर्स डायरेक्ट सुनता है। डायरेक्ट सुनने का मतलब अगर कोई दो स्टेट लड़ रहे हैं आपस में, पानी, अभी कावेरी विवाद हुआ था, जल विवाद, उसमें पानी के डिस्ट्रीब्यूशन पे कुछ इशू था, तो ऐसे केसेस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। वो स्टेट गवर्नमेंट यानी हाई कोर्ट में नहीं जाते, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। या केंद्र और राज्य के बीच कोई विवाद हो जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और कह रही है और स्टेट गवर्नमेंट कुछ और कह रही है, ऐसे कोई डिस्प्यूट है तो वो मैटर भी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट में नहीं सुने जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टेट असेंबली, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आशा है आपको इस चैप्टर की ज़्यादातर चीज़ें समझ आई होंगी, क्योंकि भारत का लोकतंत्र एक बड़ा विषय है और इसलिए इसे एक वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल है, तो इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी हो सकता है। अगर आप इसे एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो ये आपको काफ़ी बेनिफिट देगा। सब्सक्राइब सामाजिक ज्ञान, लाइक एंड शेयर द वीडियो, प्रेस बेल आइकन, सिलेक्ट ऑप्शन ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।